नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3 आईपीओ के बारे में। 3 आईपीओ ये कौन से हैं? पीबी फिनटेक आईपीओ, सिगाची इंडस्ट्रीज और एसजेएस एंटरप्राइज। यानी ये तीनों आईपीओ 1 नवंबर को लॉन्च हुए हैं और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम तीनों का रिव्यू करेंगे एक ही साथ। यानी इस पूरी वीडियो में आपको तीनों आईपीओ का रिव्यू मिलेगा और ये डिसीजन में बताया जाएगा कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, किसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और किसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं पीबी फिनटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अभी पीबी फिनटेक लिमिटेड क्या है? पीबी फिनटेक लिमिटेड इज अ लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हो और साथ के साथ लेंडिंग प्रोडक्ट्स यानी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स में भी आप डील कर सकते हो, उनके भी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। Company provides convenient access to insurance, credit and other financial products and aims to create awareness in India about financial impact of death, disease and damage। यानी कंपनी का जो बेसिकली काम है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करना और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना। अभी 2008 में पीबी फिनटेक ने लॉन्च करी अपनी एक नई कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम रखा पॉलिसी बाजार। अभी पॉलिसी बाजार का पूरा काम है क्या करना? इंश्योरेंस सेल करना। अभी इंश्योरेंस में बहुत तरह की इंश्योरेंस होती है, टर्म पॉलिसी, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और साथ के साथ ट्रैवल और फायर इंश्योरेंस। तो पॉलिसी बाजार आपको सब चीजों में डील करती हुई नजर आ जाएगी। यानी अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हर तरह की इंश्योरेंस वहां पर मिल जाएगी और पॉलिसी बाजार के साथ काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, यानी कोलैबोरेशन करी हुई है। वहां पर पॉलिसी बाजार में ज्यादातर सारी कंपनीज की आपको पॉलिसी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ पैसाबाजार.com भी यहां पर लॉन्च किया गया 2014 में पीबी फिनटेक की तरफ से। यानी पीबी फिनटेक इस टाइम 2 मेन ऑब्जेक्ट जो इनके सब्सिडरीज है उसमें काम कर रही है। सबसे पहली तो होगी हमारी पॉलिसी बाजार और सेकंड होगी हमारी पैसाबाजार.com। अभी पैसा बाजार क्या करती है? पैसा बाजार आपको हेल्प करती है लोन अगर आपको लेना है, क्रेडिट कार्ड्स कुछ देखने हैं, क्रेडिट कार्ड कौन से आते हैं और कौन से आपको परचेज करने हैं, या अलग अलग कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करती है, एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती है, लार्जेस्ट बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पैसाबाजार.com पे मिल जाएगी। तो अभी पीबी फिनटेक का 2 बिजनेस है। पहला बिजनेस है इंश्योरेंस जो कि पॉलिसी बाजार के नाम से करा जाता है और सेकंड है जो ऑनलाइन लेंडिंग प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, पैसा बाजार के नाम से किया जाता है। तो पीबी फिनटेक काम करती है 2 जगह पे, इंश्योरेंस में और लेंडिंग प्रोडक्ट्स में। आई होप कि आप इनका बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। यानी पीबी फिनटेक की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? प्रोवाइडिंग अ वाइड चॉइस एंड ट्रांसपेरेंसी टू कस्टमर्स रिसर्च एंड सेलेक्ट इंश्योरेंस एंड पर्सनल क्रेडिट प्रोडक्ट। यानी ये वाइड चॉइस देते हैं। ये बात तो है पॉलिसी बाजार की, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो या पैसा बाजार की वेबसाइट पे आपके पास वाइड चॉइस है। आपको एक कंपनी से इंश्योरेंस की कोड नहीं मिलेगी या एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे, अलग अलग कंपनीज की इंश्योरेंस का कोड्स मिलेंगी। तो आपको एक अच्छा कंपैरिजन हो जाता है। तो अच्छी तरीके से यहां पर सिलेक्ट करते हैं लोग इनकी वेबसाइट्स के थ्रू। सेकंड आ जाता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन सुपीरियर डेटा इंटेलिजेंस एंड कस्टमर सर्विस। अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है तो इससे काफी अच्छी कस्टमर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विद वेरियस कंपनीज फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट। अभी इनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप भी है क्योंकि ये इंश्योरेंस में डील कर रहे हैं और लेंडिंग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो काफी कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है। फोर्थ इनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार प्लेटफॉर्म। और जो दोनों ही इनके जो हमारे पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार प्लेटफॉर्म है काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका। फिफ्थ हमारा जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है हाई रेन्युअल रेट। अभी ये हाई रेन्युअल रेट्स का क्या मतलब है? जो इनकी पॉलिसी बाजार वेबसाइट है वहां पर जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं वो ज्यादातर वहीं से रेन्युअल कराते हैं। होता क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, अगर किसी ने यहां से जैसे किसी एक एजेंट से इंश्योरेंस कराई तो वो होता है कि 1 साल बाद वो अपने एजेंट बदल देते हैं। बट पॉलिसी बाजार का रेन्युअल रेट जो है वो काफी हाई है। यानी अगर एक बार किसी ने पॉलिसी बाजार की
से वहां पर इंश्योरेंस बाय कर ली तो वो सेकेंड टाइम भी जरूर आता है ज्यादातर केसेस में। सिक्स्थ यहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है कैपिटल एफिशिएंट मॉडल विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर काफी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है। और लास्ट जो हमारा कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है वो है एक्सपीरियंस फाउंडर एंड मैनेजमेंट टीम, यानी जो मैनेजमेंट और फाउंडर्स है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। अब हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल। कंपनी फाइनेंशियल हमें बताएंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 528 करोड़ का रेवेन्यू था 31 मार्च 2019 को, जो कि इंक्रीज हो जाता है 855 करोड़ एज पर 31 मार्च 2020 को। उसके बाद 31 मार्च 2021 को ये रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है 957 करोड़। बट वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी रेवेन्यू तो अभी हमने देख लिया कि वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं, पीबी फिनटेक प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो ये हम बात करेंगे। तो यहां पर कंपनी को लॉस देखने को मिला 346 करोड़ का 31 मार्च 2019 को। उसके बाद ये लॉस थोड़ा सा कम हुआ बट 304 करोड़ का यहां पे लॉस फिर से देखने में मिला 31 मार्च 2020 को। उसके बाद लॉस हमें काफी कम देखने को मिला, बिल्कुल हाफ हो गया, बट लॉस अभी भी है, यानी 150 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला 31 मार्च 2021 को। सो कंपनी जो यहां पर है वो लॉस में है। अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी रेगुलरली लॉस कर रही है। तो फाइनेंशियल्स में सिंपल साबित हो जाता है कि जो पीबी फिनटेक है वो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग स्टार्टअप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू कि ऑब्जेक्टिव इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं। फॉर एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ कंपनीज ब्रांड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार ₹15,000 मिलियन। अभी ये जो अपने ब्रांड है, जो अपनी कंपनी, इसकी अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं, विजिबिलिटी लाना चाहते हैं, इसलिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। सेकंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड कंपनीज कंज्यूमर बेस इंक्लूडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस। अभी ये जो कंपनी की ऑफलाइन प्रेजेंस को भी काफी बढ़ाना चाहते हैं और जो कंपनी का कंज्यूमर बेस है उसको भी काफी एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसमें ये अपना एक्सपेंसेस भी काफी जो यहां से पैसा रेज करेंगे वो यहां पर खर्चेंगे। उसके बाद आता है फंडिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन। उसके बाद आता है एक्सपैंडिंग प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के साथ साथ ये बाहर की कंट्रीज में भी जाएंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब हम बात करेंगे कुछ आईपीओ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 1 नवंबर 2021 को और क्लोज हो रहा है 3 नवंबर 2021 को। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹2 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 15 शेयर्स का मार्केट लॉट है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 15 शेयर है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 1 शेयर का प्राइस बैंड है यहां पर 940 टू 980 रुपीस पर इक्विटी शेयर, यानी आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना करता है तो हमें 980 रुपीस पर शेयर यहां पर अप्लाई करना होगा। टोटल इशू साइज की बात करूं तो 5625 का ये टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 3750 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है यहां पे 1875 करोड़। फ्रेश इशू का मतलब है हमारा कि यहां पर जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उसका पैसा जो है वो कंपनी के पास आएगा। वहीं ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो यहां पर शेयर्स बेचे जा रहे हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स के द्वारा बेचे जा रहे हैं, उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा बेचे जा रहे हैं और उसका पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास आएगा। तो फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹2 पर इक्विटी शेयर यहां पे फेस वैल्यू है। अब हम बात करेंगे कुछ टेंटेटिव डिटेल्स की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है नवंबर 1 को और क्लोज हो रहा है 3 नवंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है नवंबर 10, 2021 को। रिफंड की डेट रखी गई है नवंबर 11, 2021 को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 11 नवंबर को रिफंड आ जाएगा। कभी कभार रिफंड आने में टाइम लगता है तो पैनिक बिल्कुल ना होना, 3 से 4 दिन में रिफंड आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो शेयर्स की क्रेडिट की डेट रखी गई है नवंबर 12, 2021 को और लिस्टिंग की डेट रखी गई है 15 नवंबर 2021 को। तो लिस्टिंग होगी हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही। अब हम बात करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन की। तो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें 15 शेयर्स होंगे और टोटल अमाउंट होगा 14,700 और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें 195 शेयर्स होंगे और टोटल अमाउंट होगा 1,91,100 रुपीज। अब हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन डेटा की। जैसे कि आईपीओ का फर्स्ट डे ऑलरेडी हो चुका है तो ओवरऑल टोटल आईपीओ अभी सब्सक्राइब हुआ है 0.54 टाइम्स। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सब्सक्राइब हुआ है 0.56 टाइम। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है 0.06 टाइम।
रिटेल इंडिविजुअल सब्सक्राइब हुआ है 1.18 टाइम्स और टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 0.54 टाइम्स। तो ओवरऑल ये आईपीओ कैसा है इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी चलते हैं हमारी सेकंड आईपीओ रिव्यू करने में। तो अगर सेकंड आईपीओ का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहां पर हमारी सेकंड कंपनी जिसको आज हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है 2 नवंबर को। तो क्या हमें इस आईपीओ में लगाना है, तो चलिए हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1989, तो काफी पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नई कंपनी है। 1989 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी और ये मैन्युफैक्चर करती है एमसीसी, यानी एमसीसी में ये डील करती है जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। जो फिनिश डोसेजेस होती है ना फार्मास्यूटिकल्स में, वहां पे इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं एमसीसी वो यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है एमसीसी, वो वेरियस ग्रेड्स में ये रेंज में मैन्युफैक्चर करती है, जो कि 15 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक ये डील करती है। अगर मैं बात करूं इस टाइम कंपनी के पास 59 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एमसीसी है एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पे 59 ग्रेड्स, जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं एमसीसी के अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं इनके जो हमारी फैक्ट्रीज हैं जो सिगाची इंडस्ट्रीज की, वो अवेलेबल है हैदराबाद और गुजरात में, और इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस है। यानी काफी कंपनीज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो बाहर होता है, यानी उनको आउटसोर्स करा होता है, बट इनका अपना इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, साथ में इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फन मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद में है और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनका गुजरात के अंदर। अब हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहली स्ट्रेंथ आ जाती है वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमसीसी इन इंडिया, यानी जो ये एमसीसी प्रोडक्ट्स बनाती है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है उसमें सिगाची इंडस्ट्री। सेकंड आ जाता है लॉन्ग स्टैंडर्ड मार्केट प्रेजेंस इन पैन इंडिया एंड इंटरनेशनली, यानी ये पैन इंडिया पूरी अवेलेबल है और इंटरनेशनली भी ये कंपनी अवेलेबल है। थर्ड यहां पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। फोर्थ यहां पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड एबिलिटी टू सर्व डाइवर्स एंड यूज एप्लीकेशन, तो काफी वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। फिफ्थ यहां पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड डाइवर्स इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स, तो काफी अच्छा रिलेशनशिप भी है कस्टमर के साथ। सिक्स्थ यहां पे जो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D। जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी अपने इन हाउस R&D है, तो ये काफी फोकस करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद 7th यहां पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी। तो क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। और यहां पर जो 8th हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मल्टी लोकेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से लोकेटेड है और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। उसके बाद लास्ट इनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है गवर्नमेंट इंसेंटिव। अभी ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे गवर्नमेंट भी काफी इंसेंटिव देती है। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर्स की। तो रविंद्र प्रसाद सिन्हा, रविंद्र प्रसाद सिन्हा और बाकी ये सारे जो इनके हैं प्रोमोटर्स हैं। कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल रिवेन्यू, यानी जो टोटल रिवेन्यू इनका आया वो आया 132 करोड़ का 31 मार्च 2019 को। उसके बाद ये इंक्रीज हुआ 31 मार्च 2020 को 143 करोड़। उसके बाद हमें फिर देखने को इंक्रीज मिला और इंक्रीज काफी अच्छा हुआ 31 मार्च 2021 को 196 करोड़। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं ये हम देखते हैं। तो 31 मार्च 2019 को इनको प्रॉफिट हुआ 119 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट हुआ 20 करोड़ का और 31 मार्च 2021 को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, एक अच्छा इंक्रीज आया, वो आया 30 करोड़ का। यानी 20 करोड़ से 30 करोड़ प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2021 को। तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है और अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर रही है। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो जो कंपनी आईपीओ का जो पैसा इस्तेमाल करेगी, यानी जो पैसा आ रहा है, जो उनके पास आईपीओ के फंड्स आ रहे हैं, उसको कहां यूटिलाइज करेगी, वो अपने फंडिंग करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को। फर्स्ट है फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फॉर एमसीसी एट दहेज, यानी जो इनका दहेज यूनिट है गुजरात में, वहां पर ये इन्वेस्ट करेंगे 28.15 करोड़ और एक्सपेंशन करेंगे अपने ये गुजरात के जो सेकंड इनका है जगाडिया, वहां पर भी ये अपने
अपना एमसीसी जो बनाते हैं वहां पे भी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे 29.24 करोड़। उसके बाद एमसीसी जो मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका जो प्रपोज यूनिट है वहां पर भी ये फंडिंग करेंगे 32.29 करोड़ की, और उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की। तो ओवरऑल जो ये पैसा रीज कर रहे हैं वो अपने एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में आईपीओ ओपन हो रहा है November 1 और क्लोज हो रहा है November 3 को। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, आईपीओ प्राइस बैंड है 161 टू 163 पर इक्विटी शेयर। हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना है, दैट इज 163 रुपीज। एंड मार्केट लॉट की बात करूं तो 90 शेयर्स का मार्केट लॉट है। लिस्टिंग की बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं तो 125.43 करोड़ का इशू साइज है, दैट इज यहां पर फ्रेश इशू ही है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कुछ भी माल नहीं बेच रहे, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दैट इज ऑसम पॉइंट गाइस, बहुत ही कम आईपीओ में देखने को मिलता है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसे आईपीओ बहुत पसंद है जो ज्यादा फ्रेश इशू रखे, और ये आईपीओ तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो इनका जितना भी पैसा आ रहा है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, दैट इज मतलब ये टोटली आईपीओ जिसको हम कह सकते हैं, अदरवाइज ज्यादातर ऑफर फॉर सेल आईपीओ होते हैं, ये टोटली आईपीओ जो इसका मतलब है। आगे हम बात करेंगे टेंटेटिव डिटेल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आईपीओ ओपन हो रहा है November 1, 2021 को, क्लोज होगा November 3, 2021 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है November 10, 2021 को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो रिफंड आ जाएगा November 11, 2021 को, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर November 12, 2021 को। लिस्टिंग की डेट रखी गई है 15 November 2021 को। और अगर हम बात करें सिगाची इंडस्ट्री की लॉट साइज की, तो 1 लॉट पे आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें 90 शेयर्स होंगे, 14,670 का टोटल अमाउंट होगा, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो 1170 शेयर्स, और टोटल अमाउंट होगा 1,90,710 रुपीज। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं ये आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक लॉट से ज्यादा बिल्कुल मत अप्लाई करना। रिटेल कैटेगरी में सिर्फ एक लॉट पर पैन एप्लीकेशन, तो एक लॉट से ज्यादा बिल्कुल अप्लाई मत करना। सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूं आईपीओ बहुत छोटा है, इसीलिए ये T2T कैटेगरी में आएगा, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में, जहां पर अगर आईपीओ ओपन हुआ उसके बाद सर्किट लिमिट बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये T2T कैटेगरी है, और साथ में T2T कैटेगरी में इंट्राडे अलाउड नहीं है, यानी आपको यहां पर पूरी की पूरी डिलीवरी में बाय करना होगा या डिलीवरी में ही सेल करना होगा, इंट्राडे अलाउड नहीं है। आगे मैं बात करूं इनकी सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो यहां पे आईपीओ में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल आईपीओ इस टाइम 9.52 टाइम्स, यानी डे 1 में ही 9 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 9.5 गुना। क्यूआईपी सब्सक्राइब हुआ 0.57 टाइम, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 4.44 टाइम, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 16.81 टाइम्स, और उसी के साथ साथ टोटल आईपीओ 9.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना ये भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं हमारे थर्ड आईपीओ जिसका नाम है एसजेएस एंटरप्राइज लिमिटेड आईपीओ। सो अब हम बात कर रहे हैं एसजेएस एंटरप्राइज आईपीओ के बारे में। एसजेएस इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री, यानी जो ये डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री है उसमें डील करता है। ये जो कंपनी है ये डिजाइन करती है, डिजाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विद अ डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री, यानी ये जो कंपनी है ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री में काम करती है। आगे मैं बात करूं इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एक्सोटेक, जो कैटर करती है रिक्वायरमेंट्स इन 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस, फार्म इक्विपमेंट्स एंड सैनिटरी वेयर, यानी सैनिटरी वेयर के भी प्रोडक्ट्स में ये जो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो काफी जगह ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। उसी के साथ साथ जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो बेंगलुरु और पुणे में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ काफी अच्छी इनकी जो कैपेसिटी है और फैसिलिटी है वो काफी अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है बेंगलुरु और पुणे में। आगे मैं बात करूं कंपनी जो है वो ग्लोबल प्रेजेंस भी है, यानी इंडिया के साथ साथ वो ग्लोबली भी अवेलेबल है, और वो सप्लाई करती है 115 मिलियन पार्ट्स टू अराउंड 170 कस्टमर अक्रॉस 20 कंट्रीज, यानी 115 मिलियन पार्ट्स जो होते हैं ना, जो ऑटोमेटिव पार्ट्स, या अगर हम कहें ऑटोमेटिव के साथ साथ कंज्यूमर अप्लायंसेस पार्ट्स, वो 115 मिलियन पार्ट्स जो है वो 170 कस्टमर्स है इनके टोटल, जिनको ये 20 कंट्रीज में सप्लाई करती है। तो बहुत ही अच्छा है कि इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी ये कंपनी सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो लीडिंग डेकोरेटिव एस्थेटिक सप्लायर है विद अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ जाती है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एस्टैब्लिश्ड
सप्लाई चेन नेटवर्क है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका सप्लाई चेन नेटवर्क है। थर्ड आ जाता है इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ग्लोबल टीयर 1 कंपनीज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम। कंपनी प्रमोटर्स की बात करूं तो एवरग्राफ होल्डिंग्स और के जोसेफ इनके कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल रिवेन्यू की। तो टोटल रिवेन्यू 31 मार्च 2019 को था 240 करोड़। उसके बाद ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 221 करोड़। उसके बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 255 करोड़। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहां पर 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट था 37 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 41 करोड़ के आसपास और उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 47 करोड़ के आसपास। तो 31 मार्च 2021 को इनका प्रॉफिट है 47.76 करोड़। तो प्रॉफिटेबल है कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं है, फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे। तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ क्यों लेके आ रही है कंपनी। तो पहला इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल इक्विटी शेयर्स बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स, और सेकंड ऑब्जेक्टिव है अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये टोटल का टोटल आईपीओ जो है वो हमारा ऑफर फॉर सेल है। यहां पर जो इनका ऑब्जेक्टिव वो यही है कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू एग्जिट करा जाए, शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा एग्जिट कराया जाए। तो अब हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स की कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है। तो आईपीओ ये ओपन हो रहा है नवंबर 1, 2021 और क्लोज हो रहा है नवंबर 3 को। बुक बिल्ट इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 531 टू 542 का यहां पर प्राइस बैंड है। अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें 542 रुपीज पर इक्विटी शेयर में अप्लाई करना है, दैट इज कट ऑफ प्राइस। मार्केट लॉट की बात करूं तो 27 शेयर्स का मार्केट लॉट है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स। लिस्टिंग की बात करूं तो बीएसई एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं तो 800 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़। तो ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी यहां पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, वो अपना माल बेच रहे हैं और वो सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास आएगा। कुछ भी यहां पर फ्रेश इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे टेंटेटिव डिटेल की। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है नवंबर 10 को, यानी नवंबर 10 को हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें इस आईपीओ में अलॉटमेंट हुई या नहीं। अगर हमें अलॉटमेंट नहीं होती तो नवंबर 11, 2021 को रिफंड आ जाएगा। रिफंड आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो पैनिक बिल्कुल मत होना। उसके बाद अगर हमें अलॉटमेंट हो जाती है तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की डेट रखी गई है नवंबर 12 और लिस्टिंग की डेट रखी गई है नवंबर 15, 2021 को बीएसई और एनएसई में। अब हम बात करेंगे मिनिमम साइज की। तो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें 27 शेयर्स होंगे, जिसमें अमाउंट होगा 14,634। मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो 351 शेयर्स का, टोटल अमाउंट होगा 1,90,242। अब हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। तो अभी प्रमोटर की होल्डिंग है 98.86% और आफ्टर इशू ये रह जाएगी 50.37%। तो काफी बड़ा अमाउंट जो है वो यहां पर प्रमोटर सेल कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की तरफ से यहां काफी अच्छी सेलिंग हो रही है। तो अब हम बात करेंगे डे फर्स्ट में कैसा रिस्पांस आया आईपीओ को। तो क्यूआईबी सब्सक्राइब हुआ 0.00 टाइम्स, एनआईआई 0.01 टाइम्स, रिटेल इंडिविजुअल 0.64 टाइम्स, तो टोटल सब्सक्राइब हुआ 0.32 टाइम्स। तो ओवरऑल आईपीओ ठीक ठाक है। अब हम बात करेंगे मेरे व्यू की कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएमपी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीएमपी के बारे में कि किस आईपीओ का जीएमपी कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं, पॉलिसी बाजार का जीएमपी 10% के आसपास चल रहा है, सिगाची इंडस्ट्रीज का जीएमपी चल रहा है 25% और एसजीएस एंटरप्राइज पे कोई भी कोड्स अवेलेबल नहीं है। पॉलिसी बाजार की बात करें, स्टार्टअप है, एक अच्छा स्टार्टअप है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट पॉइंट आ जाता है यहां पर लॉस मेकिंग है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि वही लोग यहां पर पैसा लगाएं जो ग्रोथ में बिलीव करते हैं, फ्यूचर में बिलीव करते हैं, जिनको लगता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगी और हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के साथ साथ जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर 10% का लिस्टिंग गेन 10% देख भी सकते हैं और 10% का लॉस भी झेल सकते हैं, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी। यहां पर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरा मानना है जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वही पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक आईपीओ में जाए।
सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ बहुत छोटा आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, T2T कैटेगरी का आईपीओ है, बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी एक चांस लगाओ, यहां पे अप्लाई जरूर करो। लिस्टिंग गेन चांसेस है अच्छे होने के, 25% अभी जीएमपी चल रहा है और जीएमपी बहुत हाई भी गया था, 40% के आसपास, 50% के आसपास भी गया था, तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब हम बात करेंगे एसजीएस इंडस्ट्रीज की, तो एसजीएस एंटरप्राइज ओवरऑल इतना बढ़िया आईपीओ नहीं लग रहा मुझे, तो यहां पर जो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वो यहां पे अप्लाई करें, अदरवाइज ठीक ठीक आईपीओ है, एक चांस लगा लो। ओवरऑल मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि 2 आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, जिसमें सबसे बढ़िया मेरी जो पसंद है वो है सिगाची इंडस्ट्री, उसके बाद है पॉलिसी बाजार, तो मैं एसजीएस एंटरप्राइज को मे भी हो सकता है अवॉइड कर दूं। बाकी ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, मेरे अपने एनालिसिस के बेसिस में, आप अपना एनालिसिस जरूर करो, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लो। अगर आपको एनालिसिस नहीं हो रहा तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लो। जो भी मेरा डिसीजन था वो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आप उसको एक रिकमेंडेशन मत लेना, ठीक है। आज की वीडियो रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आईपीओ से रिलेटेड, इन तीनों आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मेरे से पूछ सकते हो।